हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था। देखिए, भारत की अगर संवैधानिक मूल्य की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कहते हैं महत्वपूर्ण अपने जगह पर काफ़ी महत्वपूर्ण भी रखता है। और इसी के अंतर्गत हमारा जो पहला पॉइंट आया है, भारत का संविधान। तो सबसे पहले भारत के संविधान के बारे में हम विस्तारपूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू के। तो इसके लिए आपको हर एक वीडियो देखने की आवश्यकता होगी और समझने की आवश्यकता होगी। अगर आप अच्छे से देखते हो, समझते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करें हम भारत के संविधान की, तो अब हम भारत के संविधान पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर भी जानना आवश्यक होगा कि किस संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि संविधान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि संविधान क्या है। हम लोग कहते हैं हमारे देश में संविधान है, तो आखिर संविधान का अर्थ क्या है और हम इसके बारे में क्या जान सकते हैं जो हमारे लिए सही होगा। दोस्तों, बच्चे तो सभी पढ़ते हैं, सभी जानते हैं और सभी समझ भी लेते हैं, लेकिन वास्तविकता समझ अभी तक भी अधूरी है। मैंने बहुत जगह देखे हैं, बहुत जगह सुने हैं, समझे हैं, और मैंने पाया है कि बच्चों को पूरी जानकारी नहीं होती है। वो याद करने के लिए, रटने के लिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन वास्तविकता हमारा भारत संविधान के बारे में उनको बहुत ही कम नॉलेज है, कम इन्फॉर्मेशन है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ और आप लोग भी जानते हो। चलिए इसी बात पे हम विस्तारपूर्वक चर्चा करें और जानें कि संविधान जो है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो इसके लिए आपको त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं संविधान का अर्थ क्या है। अब सबसे पहला बात तो यही आता है कि संविधान का अर्थ। अपने संविधान शब्द कई बार सुना भी होगा और इस शब्द का प्रयोग कई संदर्भ में किया भी जाता है, जैसे राज्य या राष्ट्र का संविधान, संगठन, संस्था, यूनियन का संविधान, खेल क्लब का संविधान, गैर सरकारी संस्थान का संविधान यानी एनजीओ, किसी कंपनी का संविधान आदि। तो इसका मतलब अगर वास्तविक में देखें तो इसका मतलब यही होता है रूल रेगुलेशन। आपने हर जगह देखा होगा, कहीं भी जाओ, चाहे खेलने जाओ, चाहे सरकारी संस्थान में जाओ, कोई यूनियन में जाओ, वहाँ पर कोई ना कोई रूल रेगुलेशन आपको मिल ही जाते हैं। और इन्हीं रूल रेगुलेशन से हमें बंधना भी पड़ता है। अगर आप नहीं बनते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, जनरल सी बात है। और भारत में भी अगर आप, क्योंकि भारत भी एक कहते हैं देश है, अगर यहाँ पर जो संविधान में लिखी है, अगर उन रूल रेगुलेशन पे अगर आप नहीं चलते हो तो जनरल सी बात है आप सज़ा के अधिकारी हो जाओगे, यानी आपको सज़ा दिया जा सकता है। तो यही बात यहाँ बताता है, कोई भी संस्था देख लीजिए, वहाँ पर कोई ना कोई संविधान, कोई ना कोई रूल रेगुलेशन आपको अवश्य मिल जाता है। क्या संविधान शब्द का अर्थ इन सभी विभिन्न शब्दों में एक सामान्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। सामान्यतः संविधान शब्द का प्रयोग नियम और कानून के एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो ज़्यादातर लिखित होते हैं, यानी संविधान लिखित होती है। अब बात यहाँ पर आ गया कि भारत का संविधान भी लिखित है, तो हमारे भारत के संविधान को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आप देखोगे कई देशों की संविधान जो है लिखित रूप में नहीं है। हमारा देश और यूएसए के देश कई जगह हैं जहाँ पर जो है संविधान लिखी गई है। दोस्तों, रीज़न यही था कि जब संविधान बनाई गई तो सबसे बुद्धिजीवियों ने यही बात सोचा कि भारत जो है इतनी पढ़ी लिखी जनसंख्या नहीं है यहाँ पर, और कहते हैं आपको तो पता ही होगा कि एक शब्द यहाँ पर कुछ निकलता है और आप तक पहुँचते पहुँचते उस शब्द का मतलब ही बदल जाता है। तो इसीलिए उन बुद्धिजीवियों ने ये बात बहुत ही गौर किया और सोचा कि भारत जो है इतनी पढ़ी लिखी जनसंख्या नहीं है, अगर संविधान को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो आने वाला समय में इसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। इसलिए उन्होंने संविधान के लिखने का प्रस्ताव पास किया और इसको लिखित रूप दिया गया। अब संविधान जिस समय लिखी गई थी ऐस का तहस आज वैसा ही हमें मिलती है। तो इससे जो है कोई रूल रेगुलेशन में चेंज नहीं आया है और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलता है कि संविधान का आप अर्थ नहीं बदल सकते। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि ज़्यादातर लिखित होते हैं तथा
जो किसी संस्था, संगठन, कंपनी संरचना और कार्य प्रणाली परिभाषा तथा नियमित भी करते हैं। जनरल सी बात है, कोई भी चीज़ जहाँ अगर कहीं काम करते हो, संस्था, कंपनी, कहीं भी जाओगे तो वहाँ सबसे पहले तो रूल रेगुलेशन ही समझाए जाते हैं कि हमारी कंपनियाँ के ये रूल है, हमारे कंपनी का ये रूल है, आपको इस रूल से चलना पड़ेगा। अगर आप इस रूल से चलोगे, ऐसे आप टाइम लगाओगे तो आपके ऐसे पैसे काट लिए जाएंगे, आपको एक भी लग गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सी रूल रेगुलेशन होती है। तो हमारे देश में भी कुछ रूल रेगुलेशन है जिसको आप हर एक जो है भारत के नागरिकों को मानना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर इस नियम, रूल रेगुलेशन का जो है खंडन करता है तो उसी प्रकार का जो है सज़ा का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। लेकिन जब इसका प्रयोग राज्य और राष्ट्र के संदर्भ में होती है तो संविधान का अर्थ मूल्य, सिद्धांतों, आधारभूत नियमों तथा स्थापित परंपराओं का एक समूह बन जाती है। क्योंकि ये समूह तो बनेगी ही बनेगी। यह राज्य के विभिन्न पहलुओं तथा सरकार के जीवन अंगों, कार्यकारिणी, विधायक और न्यायपालिका के अंदर प्रमुख संस्था की संरचना है। यानी देखा जाए तो सरकार के 3 अंग, जिसे में हम कार्य प्रणालिका, विधायक और न्यायपालिका के अंतर्गत ये प्रमुख होती है। ठीक है, अधिक तथा कार्य की पहचान भी कराती है और प्रभाषित भी करती है और नियमित भी करता है। ये नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता का प्रावधान भी करता है और वैधिकता, नागरिक तथा राज्य सरकार के बीच संबंध भी स्पष्ट करता है। तो आप समझ गए होंगे कि संविधान हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये सरकार के 3 अंग, आपको पता ही है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव्स एंड जुडिशरी, यानी कार्यकारिणी, विधायक और न्यायपालिका, ये तीनों को हमें पहचान कराती है और हमें इसकी परिभाषा, इसको नियमित कराती है। तो ये सब संविधान ही है जो हमें ये सिर्फ जो है बताती है। इवन कि हमें स्वतंत्रता के बारे में भी इसी में ही प्रावधान किया गया है। संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है, लेकिन इसमें देश के मूलभूत कानून समाविष्ट होते हैं। यानी देखा जाए संविधान हर एक देश में है और किसी भी देश में संविधान लिखित भी हो सकती है और अलिखित भी हो सकती है। और किसी भी देश में जो देश के हैं उसमें मूलभूत कानून ही उसमें सम्मिलित होता है और यह सर्वोच्च एवं परम्पर जो है मान्य ग्रंथ होते हैं। कोई भी निर्णय या कार्यवाही जो संविधान के अनुरूप नहीं हो वो संवैधानिक और गैर कानूनी मानी जाती है। संविधान सत्ता के दुरुपयोग को टालने के लिए सरकार की शक्ति पर सीमा लगाती है। देखिए संविधान कितनी महत्वपूर्ण है कि जहां नागरिकों पर भी अपनी शक्तियों का सीमा लगाते वहीं पर जो है सरकारों की शक्तियों पर भी सीमा लगाई जाती है। और इसके अतिरिक्त यह स्थिर नहीं बल्कि एक जीवांत दस्तावेज होता है। यानी जीवांत है, लिखी गई है, इसलिए ये दस्तावेज अभी भी जीवांत है, अभी भी हमारे पास प्रेजेंट है। क्योंकि इसे अत्यंत बनाए रखने के लिए समय समय पर संशोधित करना आवश्यक होता है। आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान की बहुत ही संशोधित किया गया है। ठीक है, और होता भी रहता है क्योंकि भारत का संविधान थोड़ा लचीला है और इसलिए जो है बहुत जल्दी संविधान का संशोधन भी हो जाता है। लेकिन वही हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहाँ पर कोई भी रूल रेगुलेशन इतना जल्दी संशोधित नहीं होती है और वहाँ पर कोई भी बात को संशोधित करने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया है। इसलिए जो है भारत का संविधान बहुत जटिल है। लेकिन अगर हम विदेशों के संविधान देखें तो वहाँ सरल है और इसको संशोधित करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि भारत में बहुत से संविधान में संशोधित हो चुके हैं। इसकी जो है नमनशीलता लोगों की बदलती आकांक्षाओं, समय की जरूरतों तथा समाज में होने वाले परिवर्तन के अनुसार इसे परिवर्तित होते रहने योग्य बनाती है। यानी आप समझ गए कि यहाँ पर जो संविधान बनाई गई है बहुत लचीला बनाई गई है। यानी देखा जाए तो नमनशीलता लोगों की बदलती आकांक्षाओं और समय की जरूरतों और समाज में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार हमारे संविधान में सदैव जो है बदलाव होती ही रहती है। लेकिन देखिए अमेरिका जो विकसित देश है वहाँ के संविधानों में बदलाव नहीं होती है। मैंने कहा ना, वहाँ के संविधान इतनी जटिल है कि कोई भी रूल रेगुलेशन जो है पास कराने में बहुत ही मुश्किल होती है। इसलिए वहाँ के संविधान को संशोधित करना संभव नहीं रहता है और होता भी है तो बहुत ही। और मैं बता दूं कि वहाँ के संविधान में संशोधित मुश्किल से जो हुआ होगा अभी 8 या 10 हुए होंगे इतने सालों में। और भारत में देखिएगा तो कहते हैं 500-600 तो ऐसा ही अधिक हो गया होगा यहाँ जो है बदलाव। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। कहते हैं अगर संविधान कठोर होगी, संविधान अगर रूल रेगुलेशन वाली होगी तो सभी नागरिकों को मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि समय समय पर जो है संविधान के संशोधित कर दिया जाता है। लेकिन बदलाव तो होती है अच्छे के लिए, लेकिन उसका जो है सही प्रयोग नहीं किया जाता। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात आया है जो बॉक्स के अंतर्गत है। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों के संविधान ने
से जो विभिन्न ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान का श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान से बहुत से संविधान बनाए गए हैं, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा अलिखित है, यानी अलिखित है, और इसका जो है संहिताकरण नहीं किया गया, यानी इसको जो है लिखित रूप नहीं दिया गया है ब्रिटिश के संविधान को। देखिए सभी संविधान ब्रिटिश से ही बनाए गए हैं, लेकिन ब्रिटिश के संविधान जो है लिखित नहीं है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधान की तरह एक पुण्य दस्तावेज के रूप में नहीं किया गया है। अमेरिका का संविधान और भारत का संविधान जो एक दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ये लिखित रूप में नहीं है, अलिखित रूप में है। और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान लिखित संविधान है। तो देखिए हर राज्य की, हर देश की अपनी अपनी विशेषता है, उसी प्रकार जो है वो विशेषताओं को धारण किया हुआ है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए भारतीय संविधान के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। भारतीय संविधान जो है, क्या आपने भारतीय संविधान का दस्तावेज देखा है? क्या आप निम्नलिखित चित्र में उसके जो है मुख्य पृष्ठ की पहचान कर सकते हैं? यदि आपने इसे देखा है या आपको इसे देखने का मौका मिलता है तो आप इस बात को सहमत होंगे कि यह बहुत ही बड़ा है। वास्तव में भारत का संविधान दुनिया के सभी संविधानों में सबसे लंबा संविधान है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत का संविधान जो है बहुत लंबा है और बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर वो अमेरिका के संविधान देख ले तुलना करके तो अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है, और वो कहते हैं वो आप 1 घंटा में ही आप जो है संविधान पढ़ सकती हो। अमेरिका के संविधान को 1 घंटे में ही पढ़ सकती हो, लेकिन भारत के संविधान पढ़ने के लिए आपको कई दिन लग जाएंगे। तो समझ सकते हो कि भारत के संविधान में कितने बदलाव आ चुके हैं, और इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। कहते हैं यह सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा गठित हुई थी, और इसके अधिकतम जो है सदस्य जो है स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। उन्हें आदर और संविधान निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, हमारा संविधान बनाया गया, तो उसमें सारे के सारे प्रतिनिधि जो थे स्वतंत्रता संग्राम में लगे थे, और उन्होंने हर एक बात को जो है बड़ी ही सरलतापूर्वक बहुत सहज रूप में जो है संविधान में सम्मिलित किया। संविधान निर्माण प्रक्रिया पर निम्नलिखित जो है कारकों का बहुत बड़ा प्रभाव था, जैसे कि लंबे समय तक चले स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा पैदा की गई आकांक्षाएं, कि स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन सी बातें मुख्य थी, उन सारी बातों को जो है जो संविधान में लिखी गई। जैसे आपको पता है जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा भारतवासियों को, और उन सभी समस्याओं का सामना न करना पड़े इसलिए संविधान में उन सभी बातों को जो है मुख्य तौर पर रखा गया। ब्रिटिश शासन के दौरान हुए राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव को भी इसमें सम्मिलित किया गया। गांधीवाद के नाम से लोकप्रिय महात्मा गांधी के विचारधारा को भी इसमें सम्मिलित किया गया, यानी कि गांधी जी के विचारधाराओं को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित किया गया। और देश की सामाजिक संस्कृति, सोच और परिवेश का भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था, और दुनिया के अन्य लोकतंत्र देशों में संविधान के क्रियात्मक के अनुभव भी हुआ। और देखा जाए तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो आपको पता ही होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आप यहाँ पर जो पहला पुष्ट के देख रहे होगे ये कवर पेज है। कवर पेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कवर पेज है, तो इसी प्रकार के जो है पेज है जिसको आप देख रहे हो स्क्रीन पे, शायद पहले कभी ना देखा हो, लेकिन आप देख लीजिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं पेजों के अंदर जो है जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, जो हमारे देश के जो है चलाने के लिए महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, और ये ज़रूरी भी है। और भारत का संविधान जो है लिखित है, ठीक है, अमेरिका के संविधान भी लिखित है, और ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप में नहीं है। और मैं बता दूं कि भारत का संविधान बहुत ही सरल है, आसान है, लेकिन इसको बहुत लेंथी बनाई गई है। लेकिन अमेरिका के संविधान जो है कहते सरल और स्वाभाविक रूप से सही है, लेकिन वहाँ की संविधान बहुत छोटी है और बहुत ही कम समय में पढ़ी जा सकती है। अब देखिए इस बॉक्स में एक शब्द आया है, एक पॉइंट आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको आपको नोट भी कर लेना चाहिए और याद भी रखना चाहिए, कि संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1940 को संविधान बनाने कार्य आरंभ किया था। देखिए संविधान सभा को बनाने का आरंभ कब हुआ था? 9 दिसंबर 1940 को संविधान बनाने का कार्य आरंभ हुआ था, और 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आपको बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनको ही जो है संविधान बनाने के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतिरूप समिति के अध्यक्ष बने, और कहते हैं इसको बनने में
2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की अवधि में संविधान सभा की 166 दिन बैठक हुई। देखिए 11 कहते हैं 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन अवधि में 166 दिन की बैठक हुई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण संविधान रहा होगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत संविधान बनने में कितने समय लगे, तो आपको याद होना चाहिए कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और इसके दौरान जो है बैठकें हुई, 166 बैठक हुई। संविधान निर्माण जो है 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था और उस दिन संविधान सभा भारत संविधान के प्रारूप में अंकित भी किया गया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि संविधान निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो गया, तो इसको 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? कहते इतना दिन तक वेट क्यों किया गया? दोस्तों मैं बता दूं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, किसी बच्चों को ये बात पता होगी कि प्रथम जो है स्वतंत्रता दिवस हमारा जो था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, जब अपने आप को हम स्वतंत्र घोषित कर लिए थे 26 जनवरी 1930 को, और संविधान बनाई गई हमारा 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान निर्माताओं ने ये बात सोचा कि जो हम प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस मनाएं, क्यों न उसी दिन को याद रखा जाए। तो इसलिए उन्होंने जो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में जो है हमारे संविधान को लागू किया गया। तो ये आप फैक्ट भूलना नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो है संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ही तैयार हो गया था और इसमें 166 बैठक हुई और इसको 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। लेकिन इसको लागू जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि इस दिन इसलिए लागू चुना गया क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन थी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम जो है स्वतंत्रता दिवस मनाई थी, इसलिए इसको जो है अंकित किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान भारत के राजनीतिक व्यवस्था के सभी पहलुओं के साथ साथ इसके आधारभूत उद्देश्य को भी परिभाषित करता है और इसके प्रावधान भारत का जो है भू क्षेत्र हो, नागरिकता हो, मौलिक अधिकार हो, राज्य के नीति तत्व हो या मौलिक कर्तव्य हो, या केंद्र राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारों की संरचना और कार्य प्रणाली तथा राजनीतिक व्यवस्था कई अन्य पक्ष से संबंधित हो। यह भारत को एक सहप्रभुत्व लोकतांत्रिक समाजवाद तथा पंथ निरपेक्ष गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है। इसमें सामाजिक बदलाव आने तथा नागरिक और राज्य के आपसी संबंधों को प्रभावित करने संबंधी प्रावधान भी है। तो आप समझ सकते हो कि हमारा भारतीय संविधान कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी जरूरी है। आगे जो हमारे समक्ष आया है संवैधानिक मूल्य। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है संवैधानिक मूल्य। किसी भी देश का संविधान अनेक उद्देश्यों को पूरा करता है, कि संविधान इसलिए बनाई जाती है कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, और संविधान का महत्व भी यही रहता है। कोई भी देश संविधान इसलिए बनाता है कि उसे नागरिकों पे जो है कंट्रोल किया जा सके और ऐसा कुछ कार्य ना किया जा सके जो हमारे देश के हित के खिलाफ हो। तो इसलिए जो है संविधान का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर हम संवैधानिक मूल्य की बात करें तो ये जान के आपको बहुत ही हैरानी होगी कि बहुत से ऐसे रूल हैं जो सही हैं, लेकिन देखा जाए तो बड़े बड़े नेता लोग भी उसको जो है खंडित करते हैं और ये सही नहीं रहे। आप आगे चलिए, देखिए, पढ़िए, समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसे संविधान में बहुत से रूल लिखे गए हैं जो आज के समय में उसको बिल्कुल ही नकार दिया गया है। और ये आम नागरिकों के द्वारा नहीं हो रहा है, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के से हो रहा है जो संविधान के रखवाले हैं, वो इन संविधानों को जो है खंडित कर रहे हैं। अब कौन कौन से संविधान है जो ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, पढ़िएगा तो समझ में बहुत कुछ आएगा। और इसके लिए आपको त्रिपान सेंटर्स के साथ बने रहना पड़ेगा, तो बने रहे। कहते ये कुछ ऐसे आदर्श को निर्धारित करता है जो देश और ऐसे देश का आधार बनाती हैं। जनरल सी बात है, संविधान जो है किसी भी देश का आधार बनाता है। इसमें हम नागरिकों की तरह रहने की आकांक्षा रखते हैं। सामान्यतः एक देश लोगों के विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। एक देश होता है बहुत से जो है समुदाय से बनता है, और यह आवश्यक नहीं है कि ये लोग सभी मुद्दों पर आवश्यक रूप से एक मत हो, यानी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर एक ही मुद्दा हो, मुद्दे कई हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ जो है आस्थाओं में समझदारी करते हैं और संविधान सिद्धांत नियमों और प्रक्रियाओं का एक ऐसा सेट प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर हम आम सहमति विकसित होती है। जर्नल सी बात है, बात एक रहेगी, अगर सबकी भलाई है
तो एक ही बात पे सहमति विकसित होगी। लोग चाहे कि देश का शासन इतनी सहमति के आधार पर संचालित हो तथा समाज आगे बढ़े। हर देश का यही एक कल्याणकारी विचारधारा होता है कि सारे आदर्शमयी रूप से चले और देश जो है आगे बढ़े, और यह सहमति उन आदर्शों पर भी बनती है जिन्हें बनाए रखा जाए। भारतीय संविधान में भी कुछ केंद्रीय संवैधानिक मूल्य हैं जो इसके विभिन्न अनुच्छेदों एवं प्रस्तावनों में जो अभिव्यक्त हुए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मूल्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आप तुरंत यह कह देंगे कि सत्य, अहिंसा, शांति, सहयोग, ईमानदारी, आदर एवं दया मूल्य ये सारे होते हैं। आप ऐसे अनेक मूल्य की सूची बना सकते हैं। वास्तव में आम समझ के अनुसार मूल्य ऐसी चीज़ है जो बहुत आवश्यक है तथा इसका पालन करना मानव समाज के अस्तित्व के लिए वांछनीय भी है। भारतीय संविधान में से सभी सार्वभौमिक, मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्य निहित होती है। तो जनरल सी बात है, किसी भी देश में सत्य, अहिंसा, शांति, सहयोग, ईमानदारी, आदर और दया मूल्य होनी चाहिए। जनरल सी बात है। लेकिन आज के समय में देखें तो लोग कुर्सी के लिए इन सभी बातों को जो है खंडित कर रहे हैं और सभी बातों को परे रख रहे हैं। आज कुर्सी के लिए वो असत्य का सहारा लेते हैं, अहिंसा फैलाते हैं। देखा जाए तो हिंसा फैलाते हैं हर जगह। शांति की जगह अशांति का उन्होंने अनुचरण कर लिया है। सहयोग की जगह असहयोग का कर लिया है। ईमानदारी की जगह बेईमानी का रूल अपना रहे हैं। आदर की जगह निरादर और दया मूल्य की जगह जो है अदया मूल्य अपना रहे हैं। तो भारतीय संविधान में आजकल बहुत चीज़ों का जो है लोग खंडन कर रहे हैं और ये बड़े बड़े लोगों के द्वारा होता है। भारतीय संविधान हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं आम नागरिक तो आम होती है, वो तो हर चीज़ जो लागू होती है उसको पालन करते हैं। लेकिन ये बड़े लोगों को क्या किया जाए जो संविधान के एक बात को भी रख के अपने मूल्यधार पर नहीं चलते हैं। आए दिन उनके रूल रेगुलेशन चेंज होते हैं और संविधान की बातों को खंडन करते हैं। अब इसी के अंतर्गत जो है सर्वैधानिक मूल्य तथा संविधान के प्रस्तावना। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट आया है, सर्वैधानिक मूल्य तथा संविधान की प्रस्तावना। क्या आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? और ऐसा पहले कहा गया है कि सर्वैधानिक मूल्य भारत के संविधान में सभी जगह प्रतिबिंबित है, लेकिन इसका प्रस्तावना में ऐसे मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन की जो है सम्मिलित किया गया है जिन पर पूरा संविधान आधारित है। किसी भी संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा प्रारंभिक विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें पूरे दस्तावेजों को जो है निर्देश सिद्धांतों की चर्चा होती है। यानी जनरल सी बात अगर हम करें तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना एक ऐसी प्रारंभिक जो है विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें पूरे दस्तावेज को जो है निर्देशित सिद्धांतों की चर्चा इसमें बखूबी की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐसा ही है। इसमें सम्मिलित मूल्य के संविधान के उद्देश्यों की तरह अभिव्यक्त किया गया है। ये हो सकते हैं संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, भारतीय राज्य की गणतांत्रिक प्राकृतिक, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, मानवीय गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इस संविधान के मूल्य की चर्चा नीचे दी गई है, तो इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और हर एक पहलू को जो है समझने की कोशिश करेंगे। सबसे प्रथम यही आता है संप्रभुता। आपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा होगा, संविधान की प्रस्तावना तो आपने पढ़ा ही होगा, और यह भारत के संप्रभु पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। यानी भारत को संप्रभु पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। संप्रभु होने का अर्थ यह है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी संप्रभुता का मतलब यही होता है, ठीक है, कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है और सर्वोच्च सत्ता इसके पास है। सर्वोच्च सत्ता जो होती है इन्हीं के पास होती है, अर्थात भारत आंतरिक तौर पर सर्वशक्तिमान है। भारत जो है आंतरिक तौर पर सर्वशक्तिमान है तथा बाहरी दृष्टि से पूरी तरह स्वतंत्र है। यानी कोई भी इस पे जो है अपना जो है किसी तरह का जो है पराधीनता का बेड़िया नहीं जकड़ सकता। इसलिए भारत को संप्रभुता राष्ट्र बनाया गया है। यह बिना किसी हस्तक्षेप किसी देश या किसी व्यक्ति द्वारा अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही देश के अंदर भी कोई इसकी सत्ता की चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर कोई भी सत्ता की चुनौती नहीं दे सकता। संप्रभुता की यह विश्वास
हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक राष्ट्र की तरह अपना अस्तित्व बनाए रखने का गौरव भी प्रदान करता है कि भारत के समुदाय जो है एक राष्ट्र है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है, एक राष्ट्र है, लेकिन आज के नेता लोग भारत को कई राष्ट्रों में बदलना चाहते हैं, तभी तो वो भेदभाव जो हमारे लोगों में फैला रही हैं। भारत एक राष्ट्र है और सदैव एक राष्ट्र रहेगा। यद्यपि संविधान स्पष्ट रूप से ये नहीं बताता है कि संप्रभुता कहाँ निहित है, किंतु वास्तव में हम भारत के लोग कहना इंगित करता है। हम भारत के लोग हैं, हम किसी धर्म के अंतर्गत नहीं हैं, हम सिर्फ भारत के लोग हैं। ये बात इंगित करता है कि संप्रभुता भारत की जनता में निहित है और स्पष्ट है कि संवैधानिक पदाधिकारी एवं सरकार की सभी अंग लोगों से ही शक्तिशाली प्राप्त करते हैं। यानी देखा जाए सर्वोच्च पदाधिकारी जो है सरकार की सभी अंग लोगों से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। यानी मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को अगर आप चुनिएगा नहीं तो उसको प्रभु सत्ता नहीं मिलेगी, यानी जनता ने ही उसको शक्ति दी है। और देखिए कैसी विडंबना है, जो शक्ति देता है उसी के साथ ये लोग जो है दुराचार करते हैं। तो ये बहुत ही विडंबना भरी परिस्थिति है। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट आता है समाजवाद। आप यह जानते होंगे कि सामाजिक तथा आर्थिक असमानता भारतीय परंपरावादी समाज में अंतर्निहित है। समाजवाद यानी समाज, यही कारण है कि समाजवाद को एक संवैधानिक मूल्य माना गया है और इस मूल्य का उद्देश्य सभी तरह की असमानताओं का अंत करने के लिए समाजी परिवर्तन को बढ़ावा देना इसमें प्रमुख रखा गया है। हमारा संविधान सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तथा समावित सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों तथा लोगों को निर्देश देता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा संविधान सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध और समावेशी सामाजिक विकास की सुनिश्चित करने के लिए सरकार तथा लोगों को निर्देश देता है। और यह कुछ हाथों में धन या शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के निर्देश भी देता है कि सारे धन जो है शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रीकरण नहीं हो सकता है। अगर ये बात सत्य है तो आपको पता है आज हमारे देश में इक्का दुक्का व्यक्ति ही सर्वधनी संपन्न है, यानी सबसे अधिक धन एक ही दो व्यक्ति के पास है। तो इससे आप समझ सकते हो कि केंद्रीकरण के रोकने के निर्देश भी देता है। तो ये तो यहाँ पर संविधान के अंतर्गत बात को फॉलो नहीं किया गया कि एक ही व्यक्ति के पास जो है शक्ति और धन केंद्रीकरण रोकने का निर्देश भी देता है। संविधान के मूल्य अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देश तत्व को अध्याय में असमानता को दूर करने के संबंधित विशेष प्रावधान भी है। अगर आप नीति निर्देश सिद्धांत तत्व पढ़े होंगे तो इसमें समाजवाद के जितने भी असमानताएं हैं उनको दूर करने का प्रावधान सुनिश्चित की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और समाजवाद यहाँ महत्वपूर्ण रखता भी है। अब देखिए यहाँ पर राज्य के निर्देशित तत्व के अंतर्गत किए गए निम्नलिखित प्रावधान समाजवाद के मूल्य को बढ़ावा देता है। अगर हम अनुच्छेद आर्टिकल 38(2) देखें यानी 38(2) देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि राज्य विशेष तौर पर आय की असमानता को कम करने का प्रयास सदैव करेगा। यानी आय में जो इतनी डिफरेंस होती है उसको जो है असमानताओं कम करने का सदैव प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच ही प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास सदैव करेगा। तो ये हमारा जो है राज्य के निर्देश सिद्धांत में प्रमुख रखा गया है आर्टिकल 38(2) में कि सभी को जो है धन की असमानताओं को कम किया जाएगा या आय की जो असमानता इतनी दिखती है उसको कम किया जाएगा। लेकिन ऐसा आपको दिखता है? आज देखिए किसी के पास इतना सारा आय होती है, किसी के पास आय का होता ही नहीं है। तो भारत में ये असमानताएं अभी मौजूद अवश्य है। उसके पश्चात है राज्य अपनी नीति का संचालन विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों सामान्य रूप से जीविका को प्राप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। यानी पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किसी भी नागरिक को जो है सामान्य जीविका प्राप्त करने का बिल्कुल ही अधिकार होगा। समुदाय की भौतिक संपदा या स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिससे सामूहिक हित और सर्वोच्च साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलाए जैसे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केंद्रीकरण न हो और पुरुषों और स्त्री दोनों को सामान्य कार्य के सामान्य वेतन हो। यह अनुच्छेद 39 में लिखी गई है। लेकिन अगर आप वास्तविकता में
जानते हो और जानोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता होगा कि एक ही काम करने के लिए पुरुष और स्त्रियों में बहुत ही असमानताओं का भेदभाव आज के समाज में विद्यमान है। कहते वही कार्य पुरुष कर रहा है तो उनका कोई और सैलरी दी जा रही है, वही कार्य स्त्री कर रही है तो उनको कोई और सैलरी दी जा रही है। कहते संविधान बनाई गई है लेकिन उसका जो है सही तरह से अनुसरण नहीं किया गया है। जब ये बात बड़े बड़े अधिकारियों तक जाता है तो वो सिर्फ डेट दे के, टाइम दे के जो है उस बातों को जो है खंडित कर देते हैं और इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। तो समझिए या समझिए कि आज हमारे संविधान का पालन क्या हमारा समाज कर रहा है, और हमारे समाज के जितने भी बुराइयां हैं वो आम लोगों के कारण नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों के कारण ये हमारे समाज में अपना जड़ जो है मजबूत करते चले जा रहे हैं और इसे हमारा देश में जो है बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर देगा। तो इससे अच्छा है कि अभी इन रूल रेगुलेशन को तोड़ा जाए और सभी को जो है समानता का अधिकार भी दिया जाए। उसके पश्चात है पंथ निरपेक्षता। देखिए ये शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है, पंथ निरपेक्षता। हम सभी खुश हो जाते हैं जब कोई यह कहता है कि भारत में दुनिया का सभी प्रमुख धर्मों का निवास है। अब देखिए पंथ निरपेक्षता, ये शब्द से ही मुझे आज बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि पंथ निरपेक्षता, और ये कहाँ शब्द लिखी गई है? हमारे संविधान में। आखिर संविधान लिखते टाइम इस शब्दों का क्यों उच्चारण किया गया, पंथ निरपेक्षता? और जब उच्चारण किया गया तो आज के जो मंत्री लोग बन बैठे पड़े हैं, क्या उनको इस शब्द का अर्थ नहीं पता है? हम दुनिया में सब जगह खुश होते हैं और हम दुनिया वालों को ये भी कहते हैं कि हम प्रमुख धर्मों का निवास, हमारे देश में प्रमुख धर्मों का निवास है, कई धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, हम बहुत गौरव के साथ कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत की धरती पे आज पंथ निरपेक्षता का जो है पालन नहीं हो रहा है। इस बहुलता संदर्भ में पंथ निरपेक्ष का एक महान संवैधानिक मूल्य है। पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि हमारा देश किसी एक धर्म या किसी धार्मिक सोच से निर्देशित नहीं होता है। अब देखिए ये शब्द उन सभी व्यक्तियों के लिए चोट पहुंचाएगा जो ये कहते हैं कि भारत हिंदुत्व राष्ट्र है। जब भारत हिंदुत्व राष्ट्र है तो यहाँ पर संविधान लिखने वालों ने पंथ निरपेक्ष क्यों बनाया और यहाँ क्यों ये शब्द लिखा कि हमारा देश किसी एक धर्म या किसी धार्मिक सोच से निर्देशित नहीं होगा। लेकिन आज के नेता लोग सब इसको एक सोच दे रहे हैं, एक धर्म देने की विश्वास रखते हैं, जो कदाचित हमारे देश के लिए सही नहीं है। हम पंथ निरपेक्ष को, हम सिद्धांतों को मानते हैं। यहाँ पर सभी धर्म के लोग सही रूप रंग से, सही ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और किसी एक धर्म को निर्देश देना ये बड़े बड़े कानून निर्माताओं के लिए बहुत ही सोचनीय वाली बात है, क्योंकि जब हमारे संविधान में इस बात की कोई स्थान नहीं दिया गया है कि हमारा देश एक ही धर्म के मानेगा, तो आप लोग अभी क्यों मनवाने में लगे हुए हो और क्यों भारत को दो टुकड़े में बांटने के फिर से वही प्रयास कर रहे हो? कहते हैं ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जब आप धर्म और जो आप इतिहास पढ़ोगे तब समझ में आएगा और जब कानून को पढ़ोगे तब समझ में आएगा। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ये सारे रूल रेगुलेशन बड़े बड़े क्लासों में और बड़े बड़े जगहों पर पढ़ाई जाती है, लेकिन जब ये लोग बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं तो ये सारे रूल रेगुलेशन कहते हैं उनके जेब में रहता है, कभी फॉलो नहीं करते हैं। अगर ये बात फॉलो करते कि हमारे देश किसी एक धर्म या किसी धार्मिक सोच को निर्देश नहीं करता है तो शायद आज के समय में ये शब्द कभी नहीं उठता कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। गलत है, भारत सभी धर्मों के राष्ट्र है। यहाँ पर जितने भी धर्म रहते हैं सबका देश है और सब मिलजुल कर रहेंगे, यही यहाँ विचार है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत राज्य धर्म के विरुद्ध है। यह अपनी सभी धर्मों को किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का सामान्य हक प्रदान करता है। आप धर्म के प्रचार कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिसको जाना है, जिस धर्म में जाना है जा सकता है, इसमें कोई किसी को रोक टोक नहीं है। साथ ही संवैधानिक धर्म आधारित किसी भी भेदभाव पर सख्त रोक लगाता है। यानी साथ ही संविधान धर्म पर आधारित किसी भेदभाव अगर कहीं होता है तो इस पर रोक लगाता है। लेकिन जो आज भेदभाव कर रहे हैं
जो संविधान के मानने वाले लोग सब हैं और वही धर्म में भेदभाव कर रहे हैं, तो उनको उन पे जो है कौन सख्त रोक लगाएगा? कौन लगाएगा? आम नागरिक ही लगा सकता है इस पे। तो जब इलेक्शन के टाइम आएगा तो इनको रखना ही नहीं इन पदों पे, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक धर्म के जो है विश्वास रखते हैं। लेकिन भारत जो है कई धर्मों की है। जब एक धर्म के राष्ट्र बनाओगे, दूसरा धर्म जरूर उठ खड़ा होगा और ये कहेगा कि हमारा भी अलग धर्म बनाओ। तो ये गलत है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है और ये बात जो हमारे संविधान में बखूबी इस बात का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है लोकतंत्र। प्रस्तावना लोकतंत्र को एक मूल्य के रूप में दर्शाती है और लोकतंत्र में सरकार अपनी शक्ति लोगों से प्राप्त करती है। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि सरकार जो बनती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो तभी तो भारत एक लोकतंत्र देश है। यहाँ पर लोकतंत्र में सरकार अपनी शक्ति लोगों से प्राप्त करती है और अपना देश के शासकों पर निर्वाचित करती है तथा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के लोग जो है इनके सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था के आधार पर विभिन्न स्तरों पर शासन से भाग लेने के लिए निर्वाचित करते हैं। यानी देखा जाए तो भारत में सार्वभौमिक मताधिकार का जो है प्रावधान है, जिसके अंतर्गत 18 साल के जो उम्र हो जाता है वो व्यक्ति वोट देने के पुण्य जो अधिकारी हो जाते हैं और अपना जो है अपने मेंबर अपने राज्य के मेंबर को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और यह व्यवस्था एक व्यक्ति या एक मत के रूप में जाना जाता है। यानी एक व्यक्ति एक मत देने का प्रावधान है। अपना वोट जो है सही और सही व्यक्ति को देने का प्रावधान होता है। लोकतंत्र स्वास्थ्य और समाज की निरंतर प्रगति में योगदान करता है तथा शांतिपूर्ण राजनीति जो है परिवर्तन को भी सुनिश्चित करता है और यह विरोध को स्वीकार करता है तथा सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि लोकतंत्र कानून के शासन, नागरिकों के सराहनीय अधिकारों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निरपेक्ष चुनाव तथा प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी भारत में देखा जाए तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर किसी को भी अधिकार है अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए। और इवन कि जो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रेस, उसकी पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन देखा जाए तो आज का अगर प्रेस देखिएगा तो आपको लगेगा कि सिर्फ एक या दो मंत्रियों के अंतर्गत ही चलाया जा रहा है। तो ये विडंबना है, हम इस पर अधिक नहीं बात करेंगे। आगे हमारा गणतंत्र बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए। कहते हैं भारत केवल लोकतांत्रिक देश ही नहीं है बल्कि एक गणतंत्र भी है। गणतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक जो है राज्याध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति का पद वंशागत न होकर निर्वाचित है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति पद है वो वंशागत नहीं है। यानी कहते हैं फादर के बाद जो है सन बनेगा, सन के बाद उसका सन बनेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें यह है कि निर्वाचित होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं वैसे राष्ट्रपति भी निर्वाचित होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत एक गणतंत्र है। यहाँ पर राष्ट्रपति को भी जो है निर्वाचित किया जाता है। राजतंत्र में अध्यक्षता का पद वंशागत होता है। राजतंत्र में जो राज्याध्यक्ष होता है उसका वंशागत होता है। समझ सकते हो ना। अगर मान लीजिए कोई स्टेट जो है जहाँ पर राजतंत्र का जो है रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो फादर के बाद जो है सन बन जाएगा उसके पदाधिकार में। लेकिन ऐसा भारत में प्रावधान नहीं है। यह मूल्य लोकतंत्र को मजबूत एवं प्रामाणिक बनाता है और यहाँ भारत के प्रत्येक नागरिक राज्याध्यक्ष पद पर चुने जाने की सामान्य योग्यता रखता है। यानी कोई भी अगर राष्ट्रपति पद के लिए चुनित होता है तो उसको सामान्य योग्यता भी होना जरूरी है। और इस मूल्य का प्रमुख संदेश राजनीतिक समानता है। तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि भारत में राष्ट्रपति पद जो होता है निर्वाचित पद्धति द्वारा चुना जाता है, वंशागत नहीं होता है। उसके पश्चात है न्याय। कहते हैं कभी कभी आप यह महसूस होंगे कि लोकतंत्र व्यवस्था में रहने मात्र से यह सुनिश्चित नहीं होता है कि नागरिकों को पुण्य न्याय मिलेगा ही। यानी देखा जाए तो कभी कभी आप सोचते होंगे कि लोकतंत्र व्यवस्था में रहने मात्र से यह सुनिश्चित नहीं होता है कि नागरिकों को पुण्य न्याय मिलेगा ही। अभी भी कई ऐसे मामले हैं जहां न केवल सामाजिक और आर्थिक न्याय बल्कि राजनीतिक न्याय भी नहीं मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, सही बात है। ऐसे बहुत से जगह हैं, बहुत से सिस्टम है, बहुत से ऐसे मामले हैं जिसका आज तक फैसला नहीं आया। कहते हैं 25-25 साल 33 साल हो जाता है लेकिन भारत में न्याय मिलना संभव नहीं होता है।
और यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को संवैधानिक मूल्य का स्थान दिया था। यानी जो संविधान निर्माताओं ने ये बात जानते थे और उनको इस बात की समझ थी, ऐसा करके उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय नागरिकों को दी गई राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक होगी। यानी देखा जाए तो उन चिंतकों ने यही बात मुख्य तौर पर रखा कि भारतीय नागरिकों को दी गई राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक होगी। यानी जितने भी राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई है लोगों को, वो सिर्फ सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक होगी। लेकिन आज देखा जाए तो लोग सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक नहीं होते। राजनीतिक नेता सब वो सिर्फ अपने ही भोग विलास में लगे रहते हैं। कहते हैं एक बार मैं मंत्री तो बन जाऊं, उसके बाद अपने घरों को सजा लूँगा, अपने द्वारों में 10-15 जो है 20 नौकर रख लूँगा और अपने घरों को जो है ऑटोमेटिक बना लूँगा। तो ये बात बहुत ही आज के समय में गलत है। आज देखिए जो भी राजनीति में जाना चाहता है सिर्फ अपना जेब गर्म करना चाहता है और यही मकसद उनका होता भी है। आज कोई अफसर बनना चाहता है तो उनका एक ही फोकस होता है, कैसे जो है घूस को अंदर रखें, कैसे हम करप्शन करें, कैसे हम घूस ले सभी से। आप कई मंत्रियों को देख लीजिए, कई जो है अधिकारियों को देख लीजिए, छापा मरवा लीजिए, आपको देखिएगा कि उनके आय से अधिक संपत्ति होगा ही होगा। क्या तो कई नामों से ले रखे होते हैं। अब देखिए ये कैसा न्याय प्रणाली है। आज जो भी बड़ा बनना चाहता है सिर्फ उसका एक ही मकसद है, अपना जेब गर्म होना चाहिए, चाहे जनता कहीं भी जाए। और ये देखने को हमें समाज में मिलता भी है। आप कहीं भी चले जाइए, कोई न्याय के लिए ही चले जाइए, कोई पुलिस स्टेशन में ही चले जाइए, दो व्यक्तियों को जो सुलह कराने के लिए पुलिस वाले जो है अच्छे खासे रकम लेते हैं। जिसने अधिक रकम दे दिया, जिसने अधिक पैसा दे दिया, उसके फेवर में वो बोलने लग जाती हैं। ये प्रावधान हर जगह है। तो कहाँ का न्याय? आज तो न्याय मैंने कहा ना कि चंद इशारों पर चलती है या चंद पैसों पर चलती है। आज सच्चाई का कहीं भी कोई बोलबाला नहीं है। आज लोग डरते हैं पुलिस स्टेशन जाने से, क्योंकि उनको ने ये भी पता होता है कि वो पुलिस वाले क्या उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ये सोचना उनके लिए बहुत ही दुष्कर्म हो जाता है। और कहते हैं रात में कोई अगर मामला हो तो जनरल सी बात आपको भी पता होगा कि रात में तो पुलिस वाले खा पी रखे होते हैं। अरे भाई जब खा पी रखे होते हो तो आप लोग ड्यूटी पे क्यों हो? आप घर में जाकर सो जाओ। ये तो बात आपने सुना ही होगा ना कहीं कि रात में पुलिस नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर वो खा पी रखे होते हैं। जब खा पी रखे होंगे तो मान लीजिए कोई घटना घटा, अगर बहू बेटियों को पुलिस स्टेशन ले गया किसी मामलों में, फिर उनके साथ क्या होगा ये सोचने वाली बात है। कहते हैं रक्षक कहीं भक्षक न बन जाए। तो न्याय प्रणाली कैसी है हमारी भारत की? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, एनालाइज करने वाली बात है। कहते हैं ये सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और ऐसा करके उन्हें इस बात पर बल दिया जाता है कि भारतीय नागरिकों को दी गई राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित कई गई नई समाज व्यवस्था के निर्माण में सहायक हो गया। प्रत्येक नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। प्रत्येक नागरिकों को जो है न्याय मिलने का प्रावधान है, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, कहते हैं किसी भी कैटेगरी का हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैंने साफ शब्दों में ये बात आपको बता दी कि आज न्याय उनको मिलता है जो पैसे वाले हैं। ठीक है, जिनके पास पैसे हैं। आपने बहुत से केस देखे होंगे, बड़े बड़े लोगों के केस देखे होंगे। कहते हैं बड़े बड़े लोग छूट जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, फिर भी कोई न्याय नहीं मिलता उनको। ये देखने को आपको जनरली आज के जीवन में बहुत मिलते हैं और आए दिन तो न्यूज़ यही चलता रहता है कि अमीर बाप के बच्चों ने ये सब कांड किया, उनको जो है पुलिस वालों ने छोड़ दिया। और आपने एक बात और भी नोट किया होगा, अपराध हो जाता है, अपराधी भाग जाते हैं। जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है, जब न्यूज़ वाले का प्रेशर पड़ता है, जो जनता की प्रेशर पड़ता है, तो एक ही दो दिन में जो है बंदे पकड़ा जाते हैं और जेल में चले जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सोचिए, विचार कीजिए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कहीं वो आम बंदों को पकड़ के जेल के अंदर तो नहीं रख दिए हैं और ज़बरदस्ती उनसे कबूला नामा करवा लिए हैं? ऐसा राजनीति में होता है, फिल्मों में भी आप देखते हो ऐसे। तो वास्तविक जीवन में क्यों नहीं हो सकता ऐसा? जो अपराधी भाग गया हो और जैसे ही पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है, अगले दिन ही जेल के अंदर बैठा पड़ा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
क्या उस अपराधी ने पुलिस वाले से इजाज़त लेके भागा है, या पुलिस वालों को पता है कि वो बंदा कहाँ पर है? तो ये सब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ये कैसा न्याय है? सोचिए। न्यायपूर्ण एक समाजवादी समाज का आदर्श भारतीय नागरिकों प्रमुख के मूल्य में एक है। तो देखा जाए, न्याय एक समानतावादी समाज का आदर्श भारतीय संविधान के प्रमुख मूल्य में से एक माना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर भी हमारा संविधान महान है, हम इसे कुछ भी नहीं कह सकते। कहते हैं न्याय तो सदैव महान रहा ही है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से न्याय आज सिस्टम खराब हो गया है। तो इसमें कहते हैं रूल रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्वतंत्रता। देखिए, स्वतंत्रता जैसे आज़ादी, हम आज़ादी के लिए तरस गए थे। कहते हैं 250 सालों के जो गुलामी थी, तो उससे हमने मुक्ति पाई स्वतंत्रता पाके। प्रस्तावना में चिंतन और अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता को एक केंद्रीय मूल्य के रूप में निर्धारित किया गया है। स्वतंत्रता हमें ऐसे नहीं मिली। चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना के फलस्वरूप हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और कहते हैं न जाने कितने देश प्रेमियों ने अपनी बलिदान दिया, तब जाके हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और ये सभी समुदाय के प्रत्येक सदस्य के लिए सुनिश्चित भी करना है कि ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्यक्तियों के स्वतंत्र एवं सभ्य अस्तित्व के लिए आवश्यक कुछ न्यूनतम अधिकारों को मौजूदगी के बिना लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक लोग पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक हम लोकतंत्र की जो विचारधारा लेकर चलते हैं वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात है समानता। अन्य मूल्य की तरह समानता भी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य है। संविधान प्रत्येक नागरिक को उसके स्वतंत्र विकास के लिए प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, और एक मनुष्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का एक सम्मानजनक व्यक्तित्व है। आपको पता है, प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व का एक सम्मानजनक व्यक्तित्व है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति इसकी पूरी तरह से उपभोग कर सके, समाज में तथा देश में हर प्रकार की असमानता पर रोक लगा दी गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में असमानता, कोई भी प्रकार की असमानता पर देश में रोक लगाई गई है। अब देखिए, ये बात कहीं हद तक आज झूठा साबित हो रहा है। असमानता, आज देखिए जाके बाहर कितनी असमानता देखने को मिल सकती है, इसका आप वर्णन स्वयं ही नहीं करोगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है बंधुता यानी भाईचारा। प्रस्ताव में भारत के लोगों के बीच भाईचारा स्थापित करने का उद्देश्य से बंधुता के मूल्य को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है। बंधुता का मतलब है भाईचारा, यानी कोई भी धर्म के लोग हों, हम भाईचारे के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे और साथ में रहेंगे। लेकिन आज कैसा सिस्टम है? आज सांप्रदायिक कट्टरपंथी, आज लोगों की कमी नहीं है। समाज में अगर जाके देख लीजिए, अब न्यूज़ पे जाके देख लीजिए, सब एक दूसरे को पता न किस किस नामों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाईचारा के तो मैंने कहीं शब्द ही नहीं सुना है। देखिए जाके, समझ में खुद आएगा। और इसके अभाव में भारत के बहुलवादी समाज विभाजित हो रहेगा। अंतर न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे आदर्शों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रस्तावना ने बंधुता को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि आपको पता है न्याय, स्वतंत्रता और समानता तब पूरा हो सकता है जब बंधुता की भावना को हम महत्व देंगे। बंधुता को चरितार्थ करने के लिए समुदाय को छुआछूत का उन्मूलन मात्र पर्याप्त नहीं है, यह भी आवश्यक है कि वैसे ही सभी सांप्रदायिक कट्टरपंथी और स्थानीय भेदभाव की भावनाओं को समाप्त कर दिया जाए जो देश की एकता के मार्ग में बाधक है। अब देखिए, आज के जनरेशन में, आज के टाइम में बड़े बड़े लोग सांप्रदायिकता, दंगे फसाद का सहारा लेते हैं, कट्टरपंथी की बातें करते हैं। कहते हैं जब उनके विचारधारा में संप्रदाय, कट्टरपंथी भेदभाव होगा तो शायद देश में बंधुता की भावना विकसित नहीं हो पाएगी। और ये देखने को भी मिलता है। आज जाकर देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में वो हिंदू वो मुस्लिम करके आपस में सांप्रदायिक दंगा फसाद करते रहते हैं, और दिल्ली तो आए दिन दंगा फसाद का जड़ बन जाता है। तो ये कहाँ की कहते हैं बंधुता रहेगी और कहाँ की भाईचारा की भावना रहेगी। उसके बाद है व्यक्तियों की गरिमा। बंधुता को प्रोत्साहित करना व्यक्तियों की गरिमा को साकार बनाने के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किए बिना लोकतंत्र क्रियाशील नहीं हो सकता है, और यह लोकतंत्र शासन की सभी क्रियाओं में प्रत्येक व्यक्ति की सामान्य भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यानी व्यक्तियों की गरिमा बंधुता के ऊपर प्रोत्साहित किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष है राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है। बंधुता एक अन्य महत्वपूर्ण मूल्य राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बढ़ावा देता है और देश की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए एकता तथा अखंडता अनिवार्य है। अगर देश की हम स्वतंत्रता को कायम रखना चाहते हैं तो एकता और अखंडता हमें रखना पड़ेगा। अगर हम हिंदुत्व राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश करें तो शायद भारत जो है अखंडता के जो है माला में नहीं पिरो पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि देश की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हमें एकता और अखंडता अनिवार्य है, न कि हमें हिंदुत्व और मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। इसलिए संविधान देश के सभी निवासियों के बीच एकता पर विशेष बल देता है और भारत के सभी नागरिकों को यह अपेक्षा की जाती है कि वह देश की एकता और अखंडता की रक्षा अपने कर्तव्य के रूप में करे। कहते हैं हर एक व्यक्ति को देश की एकता अखंडता की रक्षा करनी है, सभी नागरिकों को, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे बड़े बड़े लोग हों। कहते हैं सभी को ये करना पड़ेगा, तभी देश की एकता अखंडता जो है सुरक्षित रह पाएगा। उसके पश्चात आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है, लेकिन यह संविधान के अन्य प्रावधानों को प्रतिबंधित जरूर करती है। भारतीय संविधान राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रमुख है और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और जो है सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बंधुताओं के प्रति आदर बढ़ाने का है। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने के निर्देश भी देता है और इन मूल्य के अनुशासन बनाए रखना तथा इनकी रक्षा करना भारतीय के हितों में भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है। उसके पश्चात है मौलिक कर्तव्य। कहते हैं भारतीय संविधान नागरिक द्वारा पालन किए जाने वाले मौलिक कर्तव्य को भी निर्धारित करता है और ये सोच है कि मूल्याधिकार की तरह इन कर्तव्य को भी न्याय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान ने इन्हें मौलिक कर्तव्य का दर्जा जरूर दिया है और इसका इसलिए भी अधिक महत्व है क्योंकि इसमें देश प्रेम, राष्ट्रवाद, मानवता, पर्यावरणवाद, संपूर्णतापूर्ण जीवन यापन, लैंगिक समानता, वैज्ञानिक मनोदशा और परिदृष्टि और व्यक्तिगत और सामूहिक श्रेष्ठता जैसे मूल्य प्रतिबंधित हैं। अब देखिए मौलिक कर्तव्य में कितनी महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर उजागर की गई है। देश प्रेम, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, पर्यावरणवाद, संदर्भपूर्ण जीवन यापन, लैंगिक असमानता, ठीक है, और जो है वैज्ञानिक मनोदशा और परिदृष्टि और व्यक्तिगत सामूहिक श्रेष्ठता जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मूल्य तथा संविधान के प्रमुख विशेषता। मूल्य तथा संविधान की प्रमुख विशेषता। प्रस्तावना में निहित संवैधानिक मूल्य के अब तक के विवरण से यह स्पष्ट है कि यह भारतीय लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। हर मूल्य के बारे में आपकी समझ और भी अधिक अच्छी होगी जब आप नीचे की दी गई चर्चा से पाएंगे कि संवैधानिक मूल्य भारतीय संविधान की सभी प्रमुख विशेषताओं में व्याप्त है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित प्रमुख विशेषता नीचे दी गई है। दोस्तों ये सारी विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण है और पढ़ने में भी बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मैं तब दुखी हो जाता हूँ जब ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इसको जो है मानते नहीं हैं और इस पर जो है अलग ही अपनी थ्योरी देती हैं, जो गलत है। कहते हैं संविधान में जो लिखी गई है अगर हम उन्हीं बातों का अनुसरण करें तो हमारा देश जो है पूरे विश्व में सर्वशक्तिमान, महत्वपूर्ण और विशेष हो जाएगा। लेकिन इन बातों का कभी भी हमारे बड़े बड़े लोग सब जो है प्रमुखता नहीं देती हैं। सबसे प्रथम बात तो यही है कि हमारा संविधान जो है लिखित रूप है, लिखित संविधान होना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहले कहा गया है कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी भारत का संविधान बहुत लंबा है और इसमें प्रस्तावना देखा जाए तो इसको 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं, यानी 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ हैं और 5 परिशिष्ट है। और ये मौलिक कानूनों का दस्तावेज है जो राजनीतिक पद्धति के प्राकृतिक तथा सरकार के अंगों की संरचना एवं क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मौलिक कानून का दस्तावेज है जो राजनीतिक सिद्धांतों के प्राकृतिक तथा सरकार के अंगों की संरचना एवं क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं
और यह भारत की लोकतांत्रिक राष्ट्र की व्यापक दृष्टि अभिव्यक्त करता है और यह नागरिकों के मूल अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को स्पष्ट भी करता है तथा ऐसा करते हुए उनमें केंद्रीय संवैधानिक मूल्य को प्रतिबंधित भी करता है। इसलिए हमारा संविधान जो है लिखित रूप में रखी गई है और ये काफ़ी इसको महत्वपूर्ण भी बनाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मनमनशीलता तथा नमनशीलता का अनोखा मिश्रण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मनमनशीलता और जो नमनशीलता के अनोखी मिश्रण। अपने दैनिक जीवन में ये अनुभव करते हैं कि लिखित दस्तावेज में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो लिखित है वो लिखित है, उसमें आप कोई तरह के चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ तक संविधान की बात है, लिखित संविधान सामान्यतः मनमनशीलता होती हैं, इनमें बार बार परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान निहित है और ब्रिटिश संविधान जैसे अलिखित संविधान में साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। यानी ब्रिटिश की शासन देखें, संविधान देखें तो अलिखित है, यानी वो रिटन रूप में नहीं है और इसको जो है साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे लिखित संविधान में संशोधन करना बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पर कई रूल रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है। इसलिए देखा जाए तो अब तक मुश्किल से 18 संशोधन हुआ है और भारत में देखें तो 300 से भी अधिक संशोधन हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, लेकिन वहाँ पर संशोधित करना बहुत ही कठिन होता है। किंतु भारत का संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की तरह नमनशील है और न ही अमेरिका संविधान की तरह अनमनशील है। यानी देखा जाए तो भारत का संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की तरह बहुत ही नरम है और न ही अमेरिका के संविधान की तरह बहुत ही कठोर है। इसमें बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया है कि इसमें निरंतरता के साथ परिवर्तन होते ही रहते हैं। भारतीय संविधान में देखा जाए तो आए दिन देखा जाए तो परिवर्तन होते रहते हैं, कोई भी गलत हुआ संविधान को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये देखा जाए तो भारत का संविधान बहुत ही लचीला है। भारतीय संविधान में 3 तरीके से संशोधित किया जा सकता है, यानी 3 संशोधित करने का तरीका है। कुछ प्रावधानों में संसद के साधारण बहुमत के समर्थन से संशोधित किया जा सकता है, यानी संसद के साधारण बहुमत से संशोधित करने का प्रावधान है। लेकिन कुछ अन्य प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत तथा तीसरे श्रेणी के प्रावधानों के संबंध में संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य की स्वीकृति की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी 2 तरीके हैं जिसमें संविधान का संशोधित किया जा सकता है। लेकिन इसमें देखा जाए संसद के साधारण बहुमत से, तो मान लीजिए जिसका सरकार है और संसद में सारे व्यक्ति उसी का है, तो इसको संशोधित करना बहुत ही सरल हो जाता है। अब जनरल सी बात है, जब सेंटर में उसकी सरकार है तो अगर मान लीजिए राज्यों में भी उसकी सरकार होगी तो जनरल सी बात है ये भी संशोधित करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अमेरिका में संशोधित करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है, तभी तो वो पावरफुल कंट्री है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम आए दिन रूल रेगुलेशन बदलते रहें तो इससे कानून नहीं बनती है, कानून का जो है खिलवाड़ हो जाती है। और इसीलिए अमेरिका में जो संविधान है वो बहुत कठोर है, तभी तो वो पावरफुल है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, आप मौलिक अधिकार पद से परिचित अवश्य हो गए होंगे। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के लिए एक अलग अध्याय है और इस अध्याय को भारतीय संविधान का अंतर्करण कहा जाता है। मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा शक्ति के स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश प्रयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा भी करता है। यानी कोई व्यक्ति और गलत जो है शक्तियों का उपयोग कर रहा है तो उसको निरंकुश प्रयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा भी करती है। संविधान नागरिकों को राज्य के विरुद्ध और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकारों की गारंटी भी प्रदान करता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। संविधान अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के विरुद्ध अधिकारों की गारंटी भी प्रदान करता है और इन अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में मौलिक कर्तव्य का भी प्रावधान है। और यह मौलिक अधिकार का मौलिक कर्तव्य कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य को प्रतिबिंबित करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मौलिक अधिकार एवं मौलिक जो है कर्तव्य हमारे संविधान में निहित है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राज्य के नीति निर्देश तत्व। अब देखिए भारत में ये भी प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व भी होती हैं। मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में एक अन्य अध्याय है जिसका नाम राज्य के नीति निर्देश तत्व के रूप में जाना जाता है और यह भारतीय संविधान का एक अनोखी विशेषता है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारत में अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जाए। यानी भारत में सुनिश्चित करता है कि सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जाए, साथ ही
राज्य के नीति निर्देश तत्व राज्य के ऐसी नीतियों तथा ऐसे कानून बनाने का निर्देश देते हैं जिनसे जनता में गरीबी घटे तथा सामाजिक भेदभाव समाप्त हो। जैसा कि आपने भारत एक कल्याणकारी राज्य नामक पाठ में अवश्य पढ़ा है और भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना इस प्रावधान को लक्ष्य है। अब देखिए, जनता में गरीबी घटे और सामाजिक भेदभाव समाप्त हो। जब बड़े बुद्धिजीवी ही इस बात का अनुसरण नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। जनता में गरीबी तभी हटेगा जब जनता शिक्षित होगी। जब जनता शिक्षित होगी तभी काम करेगी, लेकिन जब काम उपलब्ध होगा तभी करेगी ना। तो जनता में गरीबी कैसे घटेगी? कहते हैं आज देखा जाए तो गरीबी पर दिन जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। आए दिन देखिए गरीबी की रेखा जो है बढ़ता चला जा रहा है और भेदभाव, सामाजिक भेदभाव वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पहले हमारे समाज में भेदभाव होता था, आज राजनीतिक तौर पे भेदभाव हो रहा है। तो ये बहुत ही दुष्कर्म और बहुत ही कहते बेकार कार्य है। कहते भारत को अगर हम कल्याणकारी राज्य बनाना है तो गरीबी घटाना है और सामाजिक भेदभाव जो हो रही है समाज में उसको भी हटाना है, तभी भारत जो है कल्याणकारी राज्य बन सकता है। उसके पश्चात आता है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी संगठनात्मक व्यवस्था की न्यायिक व्यवस्था के जो है विपरीत भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। यहाँ राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और जिला स्तर एवं जिले निचले स्तर पर जो है अधीनस्थ न्यायालय है। यानी देखा जाए तो भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली व्यवस्था है, लेकिन ये सभी एक ही पदानुक्रम अंग है। यानी एक ही अंग का ये कई पार्ट हैं और इस पदानुक्रम के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय बैठा है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का उद्देश्य सभी नागरिकों को सामान्य तरह से न्याय दिए जाने की सुनिश्चित पैरवी करती है और इस व्यवस्था के सर्वोच्च संवैधानिक प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित भी करती है, क्योंकि यह एकीकृत न्यायपालिका कार्यान्वयन तथा जो है विधायक प्रभावों से मुक्त होती है। यानी न्याय ही है जो किसी भी विधायिका के जो है प्रभावों से मुक्त है। यानी न्याय पर किसी भी तरह का जो है सरकार का दबदबा नहीं चल सकता है। न्याय स्वतंत्र है और इस पर किसी प्रकार का दबदबा जो है किसी भी विधायक और विधायिका का नहीं हो सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है एकल नागरिकता। भारत का संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। यानी भारत में एक ही प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या आप इसका मतलब समझते हो? इसका अर्थ यह है कि भारत में सभी भारत के नागरिक हैं, चाहे उनका जन्म किसी भी स्थान में हुआ हो या वह कहीं भी रहती हो। अब कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सभी जो है भारत में जन्मे व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाते हैं। और ये व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्था से भिन्न है। आपको पता ही होगा कि अमेरिका की जो वहाँ पर नागरिकता की बात है तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। वहाँ का व्यक्ति किसी एक राज्य का नागरिक भी है जहाँ वो रहता है, साथ ही वह संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है। यानी देखा जाए तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। जैसे मान लीजिए भारत में अगर आप किसी राज्य के नागरिक हो, यानी बिहार के नागरिक, तो बिहार के भी नागरिक हो जाओगे और पूरा देश के भी होगे। ऐसा प्रावधान अमेरिका में है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप किसी भी राज्य में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप सिर्फ भारत के नागरिक हो, यही प्रावधान है। लेकिन अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में एक राज्य के भी नागरिक होगा और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक कहलाएगा। भारतीय संविधान द्वारा दी गई कई नागरिक निश्चित रूप से समानता, एकता और अखंडता के मूल्य की समझ बनाती है कि हमारा देश जो है समानता, एकता और अखंडता का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रही है। उसके पश्चात है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जैसे कि आप समझ गए होंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समाज और न्याय के मूल्य की तरह संविधान की एक अन्य विशेषता जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। यानी प्रत्येक नागरिकों को एक निश्चित उम्र यानी 18 वर्ष की हो जाने के बाद मतदान करने का अधिकार इसमें प्राप्त है। इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसमें 18 वर्ष पूरा हो जाने के उपरांत नागरिक को जो है वोट देने का पुण्य अधिकार रहता है। इसमें कोई भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश अथवा जन्म स्थान और निवास स्थानों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा भेदभाव किया जाता है तो उसके प्रति जो है कार्रवाई भी किया जाएगा। इसलिए भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली व्यवस्थित है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है संघीय व्यवस्था तथा संसदीय सरकार। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संघीय व्यवस्था तथा संसदीय सरकार। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणाली की प्रावधान भी किया गया है और इसके संबंध में व्यास चर्चा हम नीचे करेंगे। लेकिन यह समझना जरूरी है कि संघीय व्यवस्था
में राष्ट्र की एकता अखंडता में संवैधानिक मूल्य प्रतिबंधित होती है। साथ ही उसमें शक्ति के विकेंद्रीकरण का मूल्य भी निहित होती है। सरकार के संसदीय स्वरूप में जनता में निहित उत्तरदायित्व और संप्रभुता के मूल्य प्रतिबंधित होती है। कहते हैं संसदीय प्रणाली के केंद्रीय सिद्धांत जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों वाले विधायक के प्रति कार्य करने का उत्तरदायित्व होती है। यानी संघीय व्यवस्था संसदीय सरकार भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे समक्ष आया है भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था होने का प्रावधान है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो विश्व में 2 प्रकार के राज्य होते हैं जो काफ़ी महत्व बनाता है, लेकिन भारत में संघीय व्यवस्था बनाई गई है। और ये जब इसका निर्माण हुआ भारत का संविधान का, उस समय ये व्यवस्था की गई। और भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या है तो देखिए, आपको पता होगा जब भी भारत की राजनीतिक पद्धति की प्रक्रिया, संरचना और क्रियाओं पर चर्चा होती है तो यह कहा जाता है कि भारत एक संघीय राज्य है, यानी भारत को एक संघीय राज्य का दर्जा प्राप्त है। और सामान्यतः विश्व में 2 प्रकार के राज्य होते हैं। विश्व में 2 प्रकार के राज्य का प्रावधान है। वो राज्य जहाँ पूरे देश में केवल एक ही सरकार है उसे एकात्मक राज्य कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम एक एकात्मक राज्य है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा ऐसे राज्य हैं जहाँ 2 स्तरों पर सरकारें हैं। एक केंद्रीय स्तर पर होता है और दूसरा राज्य स्तर पर होती है, यानी जैसे संघीय इकाई स्तर पर देखा जाता है। अब 2 स्तरों की सरकार की अतिरिक्त संघीय पद्धति की निम्न विशेषताएं होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है। चलिए विशेषता देखते हैं। विशेषताओं के अंतर्गत इसका जो होगा लिखित संविधान होगा और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का विभाजन होगा। और तीसरी पॉइंट यही होगा कि संविधान की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की स्वच्छता और भारत की संघीय पद्धति में भी ये तीनों विशेषताएं विद्यमान रहेगी। भारतीय संघीय पद्धति की प्रकृति का परीक्षण हम नीचे कर रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसकी जो है भारतीय संघीय पद्धति की विशेषताओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। हमारे समक्ष जो अगला टॉपिक आया है भारतीय संघीय पद्धति की विशेषता, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय संघीय पद्धति की क्या विशेषता थी। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है द्विसोपनीय सरकार। द्विसोपनीय सरकार का अर्थ होता है, और यह आपने सुना भी होगा, कि भारतीय संविधान द्वारा 2 स्तर पर सरकारों की प्रावधान किया गया है। एक सारे देश के लिए होता है जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरा जो होता है इकाई यानी राज्य के लिए होता है जिसे हम राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। यानी भारत में द्विसोपनीय सरकार की व्यवस्था की गई है। एक केंद्रीय सरकार होती है तो एक राज्य सरकार होती है। कभी कभी आपने भारत में त्रिसोपनीय सरकार की चर्चा सुनी होगी, क्योंकि केंद्रीय तथा राज्य सरकार के अलावा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय सरकारों का एक अलग सोपन होता है। किंतु संविधान के अनुसार भारत में द्विसोपनीय सरकार है। स्थानीय सरकार को अलग अधिकार क्षेत्र नहीं दिए गए हैं और यह राज्य सरकार के अंदर ही कार्यरत होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है द्विसोपनीय सरकार के अंतर्गत। आगे हमारे समक्ष है शक्तियों का विभाजन। भारत में शक्तियों का विभाजन का प्रावधान है। अन्य संघों की तरह भारत में संघ में केंद्र तथा राज्य सरकारों की संवैधानिक जो है स्थिति प्राप्त है और उनके कार्य क्षेत्र को भी संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। संविधान द्वारा दोनों सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया जाता है। कोई भी अपनी सीमा को नहीं छोड़ता या न ही दूसरे कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण भी करता है। संविधान में 3 सूचियों द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये जो होगा संघीय सूची कहलाएगा, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, यानी 3 सूचियाँ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में राष्ट्रीय महत्व को जो है 97 विषय है। राष्ट्रीय देखा जाए तो संघीय सूची जो है राष्ट्रीय महत्व के अंतर्गत 97 विषय है, जैसे रक्षा, रेलवे, डाक तथा तार आदि इसके अंतर्गत आता है। अगर राज्य सूची में बात करें तो स्थानीय महत्व को जो है 66 विषय इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें लोक, स्वास्थ्य, पुलिस और स्थानीय स्वशासन आदि सम्मिलित है। लेकिन समवर्ती सूची में जो है 47 विषय रखे गए हैं, जैसे शिक्षा, बिजली, श्रम, संघ, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि इसमें महत्वपूर्ण रखता है। यानी समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं, जिसमें शिक्षा, बिजली, श्रम, संघ, आर्थिक एवं सामाजिक योजना आदि इसमें प्रावधान है। इस सूची पर जो है केंद्र तथा राज्य सरकार का समवर्ती अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। हालांकि संविधान
ने ऐसे विषय को भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं आते हैं, केंद्र सरकार को सौंपन है। ऐसे अधिकारों का अवशिष्ट अधिकार कहा जाता है यदि शक्ति विभाजन के संबंध में कोई विवाद हो तो उसका जो निपटारा न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसका जो है शक्ति विभाजन के संबंध में कोई विवाद हो तो उसका निपटारण जो है न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर किया जाना, ये प्रावधान किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित है और अमेरिका का संविधान भी लिखित है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा है कि भारत एक लिखित संविधान रखता है जो सर्वोच्च है और यह केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार के लिए शक्ति का स्रोत है और ये दोनों ही सरकारें अपने अपने शासन क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह अमाननीय नहीं है और यह नमनीय संविधान भी नहीं है और यह अनम्यता तथा नम्यता का अनोखा मिश्रण है। यानी बात यहाँ पर इतनी कही गई है कि भारतीय संविधान जो है ये लचीला है, ये तो न तो अधिक कठोर है और न ही इतना नर्म है। लेकिन अमेरिका के संविधान की बात करें तो ये बहुत ही कठोर है और इसका जो है कोई भी चीज़ को अगर पास आउट करवाना चाहते हो, कोई भी संशोधन करना चाहते हो तो बहुत ही दुष्कर्म कार्य है। लेकिन भारत में संविधान लचीला होने के कारण समय समय पर जो है बदलाव होती रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते संघीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है और इसे इसलिए स्वतंत्र रखा जाता है ताकि वह संविधान की व्याख्या कर सके तथा उसकी पवित्रता को बरकरार रखा जा सके। भारत में भी न्यायपालिका स्वतंत्र है और केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच के विवादों का निपटारा करना भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र भी है। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो यह उस कानून को जो है असावधानी घोषित कर सकता है। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्वतंत्र न्यायपालिका यानी भारत का जो है स्वतंत्र न्यायपालिका होना एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारतीय संघीय व्यवस्था मजबूत केंद्र। उपयुक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। यानी भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है और इसमें हर एक विशेषता जो है पुण्य रूप से विद्यमान है। लेकिन क्या कभी आपने यह कथन पढ़ा है कि भारतीय व्यवस्था का स्वरूप संघीय है? यानी भारतीय व्यवस्था का जो स्वरूप है संघीय है, लेकिन ये आत्मा एकांत है। यानी देखा जाए तो आत्मा जो है एकांतमय है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भारत में केंद्र सरकार बहुत ही मजबूत होती है। भारत में देखा जाए तो केंद्र सरकार काफ़ी मजबूत होती है और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की अवस्था तथा सामाजिक राजनीतिक स्थिति के ध्यान में रखते हुए ऐसा जानबूझ के किया गया है। भारत लगभग एक महाद्वीपीय जैसा विशाल देश है और इसकी विविधता सामाजिक बहुलतावाद भी अनोखा देखा गया है। संविधान निर्माताओं का इसलिए यह विश्वास था कि भारत में एक ऐसी संघीय व्यवस्था होनी चाहिए जो इन विविधताओं को बहुलतावाद को समायोजित कर सके। जब भारत आज़ाद हुआ तो इसके समक्ष देश की एकता एवं अखंडता की सुरक्षा रखने तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लाने की बहुत गंभीर चुनौतियां थी उस समय। क्योंकि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो थी कि देश की एकता बनाए रखना, क्योंकि यहाँ पर 500 प्रिंसेस स्टेट थे। यानी देखा जाए तो राजाओं का राज्य होते थे और इसकी अखंडता को सुरक्षित रखना बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने जैसी गंभीर चुनौतियाँ जो था उस समय था। भारतीय ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए प्रांतों में तो विभाजित था ही था और इसके अतिरिक्त यहाँ जो है 500 से अधिक राजवाड़े हुआ करती थी, जिन्हें हम प्रिंसेस स्टेट से कहते हैं। इन्हें विभिन्न राज्य का सम्मिलित करना था, नए राज्य बनने में थी। तो इस समय जब देखा जाए, जब भारत का बंटवारा हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत सी समस्याएं भी सर खड़ी हुई थी और इन समस्याओं को निपटान करना अत्यंत और दुष्कर्म कार्य था। लेकिन कहते हैं दुष्कर कार्य कर जो है आसान बना देना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत ही कूटनीतियों और समझ की जो है पहचान थी।
इसी संदर्भ में जानबूझकर केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया और देश की एकता से संबंधित चिंता के अतिरिक्त संविधान निर्माताओं ने यह भी सोचा कि सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान राज्य के सहयोग से एक मजबूत केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि देश की एकता से संबंधित चिंता का अतिरिक्त संविधान निर्माताओं से ही भी सोचा कि सामाजिक एवं जो है आर्थिक समस्याओं का समाधान राज्य के सहयोग से ही मजबूत केंद्रित किया जा सकता है और गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानताएं तथा संपदा की जो है असमानता है ऐसी समस्या थी जिनके लिए एकीकृत योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना काफ़ी महत्वपूर्ण था और समन्वय जो है स्थापित करना आवश्यक था। और हम नीचे उन प्रावधानों की चर्चा करेंगे जिनके द्वारा केंद्र सरकार को मजबूत बनाया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चलिए देखते हैं कि केंद्र सरकार को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या प्रावधान यहाँ पर सुनिश्चित किए गए हैं। यदि पहले पॉइंट के अंतर्गत बात करें तो संविधान का पहला अनुच्छेद ही यह इंगित करता है कि भारतीय संघ व्यवस्था भिन्न है और इन अनुच्छेदों में भारत के संघ और फेडरल नहीं कहा गया है। भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पर केंद्र सरकार का एकात्मक अधिकार है कि भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पर केंद्र सरकार का पुण्य अधिकार है और राज्य का अस्तित्व तथा देश के क्षेत्रीय अखंडता संसद के हाथों में ही निहित होती है। संसद को किसी भी राज्य कुछ क्षेत्र को अलग कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य को निर्मित करने का अधिकार भी दिया गया है और यह किसी राज्य की सीमा में भी बदलाव ला सकती है तथा किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन भी कर सकती है। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राज्य का जो है सीमाओं का निर्धारित करना और नाम में परिवर्तन करना, ये सारे जो है संसदों को जो है अधिकार दिया गया है। हालांकि संविधान कुछ बचाव के प्रावधान भी किए गए हैं और इन मुद्दों पर केंद्र सरकार के संबंधित राज्य के विधायकों की राय लेना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, यानी काफ़ी आवश्यक हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शक्ति का विभाजन भी केंद्र सरकार के पक्ष में है, यानी शक्तियों का विभाजन भी केंद्र सरकार के पक्ष में है। संघीय सूची में सभी महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया है और इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची के संबंध में भी संविधान ने केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार से अधिक प्रभावशाली भूमिका दी गई है। यदि समवर्ती सूची को किसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून एवं राज्य विधायक द्वारा बनाए गए कानून में विरोध हो तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा और इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता हुई तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है और इसके लिए राज्यसभा की स्वीकृति काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। संघीय व्यवस्था में दोहरी न्यायपालिका होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। संघीय व्यवस्था में दोहरी न्यायपालिका होती है, लेकिन भारत की न्यायिक व्यवस्था एकीकृत तथा समकालित है तथा इसके शीर्ष पर जो है सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में न्यायपालिका जो है सर्वोच्च उच्च होती है, तो ये काफ़ी महत्व भी रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जब किसी तीन संकटकालीन स्थिति में से किसी एक की घोषणा हो जाए तो केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाता है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है। जब किसी तीन संकटकालीन स्थिति में से किसी एक की घोषणा हो जाए तो केंद्रीय सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाती है और संकटकालीन स्थिति संघीय व्यवस्था को स्वीकृति एवं केंद्रीय व्यवस्था में बदल सकती है। वैसी स्थिति में राज्य के अधीन विषय पर संसद कानून बना सकती है और इसके अतिरिक्त यदि किसी राज्य में या उसके किसी भाग में उपद्रव्य हो तो केंद्र सरकार राज्य में या उसके उपद्रव्यग्रस्त क्षेत्रों में केंद्रीय बल की तैनात भी कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब तीन संकटकालीन स्थिति पैदा होती है तो केंद्रीय सरकार जो है बहुत शक्तिशाली हो जाती है क्योंकि राज्य की शक्ति छीन जाती है और सारी शक्ति जो है केंद्र में निहित हो जाती है। उसके पश्चात आता है, जैसा आप राज्य स्तर का शासन नामक पाठ में पढ़े भी होंगे और जाने भी होगी, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। राज्य स्तर का शासन कहते हैं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अर्थात केंद्र सरकार द्वारा होती है। तो ये तो आपको भली भांति समझ होगी कि राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है और ये केंद्र सरकार द्वारा भी किया जा सकता है। यदि राज्य में सर्वधानिक संकट उत्पन्न हो जाए तो राज्यपाल अपना प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को भेजता है तथा अपने प्रतिवेदन में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की संस्तुति भी करता है। यानी जब राज्य में जो है आपातकालीन घोषित कर दी जाती है तो वहाँ राज्यपाल के हाथों में सारी शक्तियाँ चली जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति कह के वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किया गया है। जब केंद्र सरकार
जो द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य के मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, यानी जो मुख्यमंत्री वो उस क्षेत्र में होता है उसकी सारी पद्धति, सारे मंत्रिपरिषद जो होते हैं कार्यरत हो जाते हैं, यानी कार्य से निलंबित हो जाते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में शासन का संचालन भी करते हैं और राज्य विधानसभा भंग भी जा सकती है, यानी निलंबित की भी जा सकती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सामान्य अवस्था में भी राज्यपाल राज्य विधायक द्वारा पारित किसी भी विधायक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है और इसके द्वारा केंद्र सरकार को राज्य की विधायन प्रक्रिया में देर करने या उससे विधायक अस्वीकार कर देने का अवसर भी मिल जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है आया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है केंद्र सरकार को प्रभावशाली वित्तीय अधिकार। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र सरकार के पास जो होती है वित्तीय अधिकार होता है। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल पावर जो होता है केंद्र सरकार के हाथों में ही होता है और इसका उत्तरदायित्व भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले राज्य उत्पन्न करने वाले सभी मद केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है, यानी राजस्व उत्पन्न करने वाले सभी मद जो होता है केंद्र सरकार के से निर्मित होता है और राज्य अधिकार केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान तथा वित्तीय सहायता पर निर्भर भी करता है। और इसके अतिरिक्त भारत में स्वतंत्रता के बाद योजना को तेज आर्थिक प्रगति एवं विकास के एक साधन के रूप में अपनाया भी गया है और इसके कारण भी निर्णय लेने की प्रक्रिया को केंद्रीकरण हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत चीज़ें जो है केंद्र सरकार के हितों में गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है 7वां पॉइंट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अनंत संविधान के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यकारिणीय अधिकार राज्य के कार्यकारिणीय अधिकारों से श्रेष्ठ है, यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। केंद्र सरकार कार्यकारिणीय अधिकारी राज्य कार्यकारिणीय अधिकारी से सर्वश्रेष्ठ है, यानी देखा जाए तो केंद्र सरकार सर्वश्रेष्ठ है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है, यानी केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को भी निर्देश देने का अधिकार रखता है। साथ ही भारत में एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था भी करने का अधिकार रखता है। अखिल भारतीय सेवाएं भारत के समूचे क्षेत्र के लिए सामान्य हैं तथा इसके तहत चुने हुए पदाधिकारी राज्य के प्रशासन तंत्र में कार्य भी करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार एक आईएएस पदाधिकारी राज्य के अंदर एक कलेक्टर के रूप में कार्य करता है, यानी देखा जाए तो आईएएस जो पदाधिकारी होता है एक राज्य में कलेक्टर के रूप में कार्य करता है, लेकिन वह सभी केंद्र सरकार के अधीन ही होते हैं और राज्य उनके विरुद्ध कोई भी प्रशासनिक अनुशासन से संबंधित कार्रवाई नहीं कर सकता है, न तो उन्हें पद से मुक्त भी कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी आईएएस आईपीएस अफसर होता है तो ये केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, लेकिन इससे इनको जो है पद से मुक्त करना संभव नहीं है। कहते उपयोग विवरण से ये बात स्पष्ट हो जाता है केंद्र सरकार की स्थिति राज्य सरकार से काफ़ी मजबूत है, यानी केंद्र सरकार जो है हर क्षेत्र में अपनी मजबूती बनाए रखा है। इसमें राज्य सरकार थोड़ा कमज़ोर होती है, राज्य केंद्र के साथ सहयोग करना पड़ता है। राज्य जो होता है वो केंद्र के साथ सहयोग नहीं करेगा तो उसको बहुत ही अनुदानों से जो है विमुक्त हो जाएगा। और इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान स्वरूप जो है संघीय है, लेकिन इसका आत्मा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत बनी हुई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राज्य को अधिक स्वायत्तता देने की मांग, यानी राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले 6 दशकों से भी अधिक अवधि में भारतीय संघीय व्यवस्था के कार्यान्वयन से यह स्पष्ट हो गया है कि संघीय व्यवस्था में केंद्रीकरण के कारण राज्यों तथा केंद्र के बीच का संबंध हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं और यह स्वाभाविक है कि राज्य अपने क्षेत्र में शासन संचालन के लिए अधिक प्रभावशाली भूमिका की अपेक्षा करें। यही कारण है कि समय समय पर राज्य ने इन्हें अधिक अधिकार एवं अधिकार स्वायत्त दिए जाने की मांग भी किया है और इस पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग यानी सरकारी आयोग तथा अन्य आयोग की नियुक्ति भी की है। मार्च 2010 को केंद्र राज्य संबंध पर आयोग की नियुक्ति सबसे नया प्रयास था और कहते हैं विभिन्न आयोगों द्वारा दी गई संस्तुतियों के अनुसार संविधान के बुनियादी ढांचों में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, किंतु एक स्थानीय अंतर जो है राष्ट्रीय परिषद की आवश्यकता महसूस की गई है। और इसके अतिरिक्त यह आवश्यक है कि केंद्र तथा राज्य सरकार के पिछड़े क्षेत्रों के विकास को काफ़ी प्राथमिकता देना चाहिए,
यानी देखा जाए तो केंद्र तथा राज्य सरकार को ये बात भली भांति समझ होनी चाहिए कि जो क्षेत्र पिछड़े हुए क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यदि इन पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास योजनाबद्ध ढंग से नहीं किया गया तो ये पृथकवादी सोच स्वतंत्र नियंत्रण हो जाएगी। तो जनरल सी बात है, आज देखिएगा कि एक क्षेत्र जो है काफ़ी विकास करता है, दूसरा क्षेत्र विकास नहीं करता है। तो ये जो है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का ही जो है दो रवैया है, जिसके कारण ये नहीं संभव हो रहा है। आज एक क्षेत्र जो है काफ़ी विकसित होते हैं, दूसरा क्षेत्र जाके देखिए बहुत ही बेकार होता है। आखिर ऐसा क्यों? केंद्र व राज्य सरकार के बीच के महाअंतरों को जो है आपसी बातचीत के द्वारा दूर भी किया जाना चाहिए, और जब तक दोनों केंद्र सरकार राज्य सरकार आपस में बैठ के बातें नहीं करेगी, बात पूरा स्पष्ट नहीं हो सकेगी। राज्य द्वारा उन्हें अधिक वित्तीय संसाधन दिए जाने की मांग को समिति की काफ़ी समर्थन भी मिला है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो है टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी समझ वाली थी। इसमें राज्य और केंद्र सरकार की हम भूमिका के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या भूमिका रहती है, कौन सर्वोच्च है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो ये विचार को आपने अपने दिमाग से नहीं निकालना है, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा। और आपको पता ही है त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए अग्रणीय है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना आपके हित में होगा, ठीक है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए।